केशव, कब से आवाज? तू ये क्या कर रहा है? माँ, पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, ये ले प्रसाद और बाहर जाके भगवान के हाथ जोड़ ले। इस बार अच्छे नंबर से पास होना है। अरे जा। अरे डॉली भाभी, वो केशव को देखा क्या आज? क्यों, क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं, मतलब ट्यूशन से आया नहीं अभी तक, तो मैंने सोचा कि अब तो सुबह से मैंने केशव की शक्ल तक नहीं देखी। सब्जी मंडी में नहीं आया वो तो। ये लो, अभी हो गया ना हिसाब क्लियर। संध्या भाभी आपने केशव को देखा? नहीं, क्यों, क्या हुआ? नहीं मतलब कहाँ गया पता नहीं। आपने ट्यूशन क्लास में फोन किया, शायद वहाँ लेट हो गया। अगर आपको मिले तो मैं आता हूँ। 9 बज गए और ये लड़का घर नहीं लौटा। उसके आने तक सब भूखे रहेंगे क्या घर में? पहले पता होता तो फेस पैक लगा लेती मुंह में। सुमित्रा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे जानबूझ के देरी से आ रहा है। हो सकता है साइकिल पंक्चर हो गई हो, और वैसे भी हमेशा समय पर आ ही जाता है। हाँ, मिश्री का घोल पिलाकर पैदा किए ना तुम। तो क्या तुम्हारी तरह नीम की निम्बोली का घोल पी के पैदा करती? हाँ, टाइम देख रहे हो, समय देख रहे हो तुम? 9:15 बजे। 6, साढ़े 6 बजे आ जाने वाला बच्चा अभी तक आया नहीं घर पे। नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं तुम्हें। बस भाभी को ताना मारने का मौका चाहिए, नहीं? भाभी, मैंने मोहल्ले में हर जगह हर किसी से पूछा, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा केशव का। लगता है अब पुलिस स्टेशन ही जाना पड़ेगा। सब मेरा भतीजा केशव सब पता नहीं कहाँ गया, सब लौटा नहीं कर पाया। बैठिए आराम से। सब वो बैठ जाइए। नहीं, वो रोज जाता है सब, वो क्लासेस पे, अपने कोचिंग क्लासेस में 6, साढ़े 6 बजे तक आ जाता है। वो अभी तक आया नहीं। 16 साल का बच्चा है। मैंने मोबाइल ट्राई किया, मोबाइल बंद रहा है सब। कितने बजे निकला था घर से? हाँ, 4 बजे। उसके 4:30 बजे के क्लासेस होते हैं। कोचिंग क्लास के दोस्तों से भी पूछा, बता रहे वो आया नहीं वहां। देख क्या रही हो? रोकर दिखा दिया आपको, नहीं तो कहोगी भतीजा घर नहीं आया और चाची को कुछ पड़ी नहीं है। मम्मी, अब बस भी करोगी? जब देखो नाटक करती रहती हो। हम पढ़े या नहीं पढ़े? जा अपने कमरे में। भतीजा है मेरा। 1 साल पहले बड़े भाई साहब गुजर गए, तब से मेरी जिम्मेदारी है। क्या हुआ था बड़े भाई को? मेरा मतलब मौत कैसे हुई उनकी? जी, एक्सीडेंट में। एक काम कीजिए, केशव का मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस और उस कोचिंग सेंटर का एड्रेस, ये सारी डिटेल दे दीजिए। सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर नहीं आया तो फिर तहकीकात शुरू करेंगे। ठीक है सब, लेकिन मिल जाएगा ना सब? भरोसा रखिए।
सर, केशव के मोबाइल की लास्ट लोकेशन है विक्टोरिया पार्क। 4:30 बजे उसका फोन वहां पर बंद हुआ था। लेकिन उसका कोचिंग सेंटर तो आजाद नगर में है, तो वो विक्टोरिया पार्क क्या करने गया होगा? एक काम करो तिवारी, एक टीम लेकर विक्टोरिया पार्क जाओ। सर, पूरा एरिया सर्च करो। साहब ये साइकिल कल शाम से ऐसे ही पड़ी है। बैग चेक करो। सर, केशव शर्मा, मेरे सपनों की रानी, तुम परी लगती हो आसमान की। देखता हूँ तुमको तो नजर नहीं हटती, सोते जागते तुम ही नजर आती हो। तुमको छूने की तमन्ना जागती है। सर लगता है लड़के को किसी से प्यार हो गया। कहीं से प्यार के चक्कर में किसी लड़की के साथ भाग तो नहीं गया? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा केशव ऐसा नहीं है। वो किसी लड़की के साथ क्यों भागेगा? वो क्लास में फर्स्ट आता है। फर्स्ट आता था, हमने उसके स्कूल से पता किया है। इस साल उसके यूनिट टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे थे, पढ़ाई में ध्यान नहीं था उसका। और उसकी किताब से हमें एक कार्ड मिला है, जरा देख के बताइए, ये लिखावट उसी की है ना? हाँ सर, उसी की। हाँ, उम्र भी तो है, तो लिख लिया होगा ऐसे ही कार्ड में। लड़की बड़की का चक्कर होता तो बता देता ना हमें। हाँ मतलब 16 साल का कौन सा बच्चा अपने परिवार से ऐसी बातें करता है? तिवारी, उसके दोस्तों से पता करो। सर, तुम्हारे दोस्त केशव का किसी लड़की के साथ प्यार व्यार का चक्कर था क्या? लड़की नहीं सर, एक आंटी है जिसके प्यार में वो पागल है। आंटी? नहीं, झूठ है ये। हो ही नहीं सकता ऐसे। अरे अपने से उम्र में बड़ी औरत के साथ प्यार करे, इतना लफंगा नहीं है मेरा बेटा। आप लोग इसे ढूंढ नहीं रहे और उल्टा उसी को जिम्मेदार ठहरा रहे। अरे उन्हें जो मिला वही देखकर कह रहे हैं ना, बेबुनियाद बातें थोड़ी ना कर रहे हैं। और प्यार होने के लिए उम्र थोड़ी देखते हैं। अरे अब आप ही की बात देखो ना, आप भी तो जेठ जी से 10 साल छोटी थी, फिर भी आपके प्यार में पागल हो गए ना वो। मैं जानता हूँ मेरे भतीजे को। इंस्पेक्टर साहब देखो, अगर ऐसा कुछ होता तो हमें पता चल जाता, पता था वो हमें। सर ऐसी बात घर में कौन बताएगा? एक तो माँ है जो उसकी चिंता में हमेशा टेंशन में रहती है, और वो दुश्मन, वो भी घर में रहती है। दुश्मन? घर में कौन दुश्मन है उसका? हाँ, थी दुश्मनी। अगर दुश्मनी कहें तो वो हमेशा मुझसे ज़्यादा मार्क्स लाता था क्लास में। वो हमेशा फर्स्ट आता था और मैं सेकंड। तो अब तो तुम खुश होगी, अब तुम फर्स्ट आ सकती हो। नहीं, वो तो वैसे भी इस साल फेल होने वाला था, तो मेरा फर्स्ट आना तो तय ही था इस साल। फिर मैं क्यों उसकी परवाह कर? उसका तो ध्यान भी नहीं था पढ़ाई पे। चुप कर रही तू, कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते बस। जब पढ़ो अंदर जाकर, 1 मिनट तुम बीच में मत बोलो। इंस्पेक्टर साहब मैं बता रहा हूँ आपको कि केशव का किसी औरत के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं था। अरे सही तो कह रही है रितु, वैसे भी तरह तरह की बातें कानों में सुनाई दे रही है। बोल बेटा, बोल तू, बोल। बोल तो दिया, अब और क्या बोल? आपकी तरफ फालतू की बात करने की आदत मेरी नहीं है। रितु, मैं पढ़ाई करने जा रहा। हमें केशव का कमरा देखना है। ठीक, हमें केशव का कमरा देखना है एक बार। हाँ आइए आइए ना, आइए। किशोरी चेक करो। सर, ये मैगजीन और ये बिल।
रॉयल कलेक्शंस। एक 16 साल का लड़का इस तरह की किताबें पढ़ता है, किसी के लिए साड़ी खरीदता है, इस बात का क्या मतलब निकालें हम? कुछ बता सकते हैं ये मैगजीन्स कहां से आती होंगी और ये साड़ी किसके लिए खरीदी गई होगी? सर, ये केशव घंटों साइबर कैफे में बैठा रहता था। मैंने वहां पर चेक किया तो उसके फोल्डर में अजीब अजीब बातें मिली। मतलब? मैंने उसका फोल्डर अच्छी तरीके से चेक किया। अब इस बात का कोई शक नहीं है कि उसका किसी आंटी के साथ चक्कर था। ये रिसीट तो हमारी ही दुकान की है। ये साड़ी, हाँ, एक 16-17 साल का लड़का आया था, उसने खरीदी थी। ये ऐसी वाली साड़ी थी सर, बिल्कुल। एक बात बताओ, दिन भर में इतने कस्टमर यहाँ पर आते हैं, वो लड़का कैसे याद रह गया तुम्हें? एक तो वो लड़का स्कूल यूनिफॉर्म में था और जिद पकड़ के बैठा था यही साड़ी चाहिए, इसलिए मुझे याद रहा। हाँ अंकल, ये साड़ी कितने की है? ये 800 की। हाँ अंकल, मेरे पास सिर्फ 700 रुपये हैं। आप मेरे को 100 रुपये कम करके दे दीजिए। नहीं, 800, पूरे 800। अंकल ये मुझे साड़ी बहुत पसंद है अंकल, ठीक प्लीज। है, लेकिन पूरे 800। अंकल मुझे किसी को गिफ्ट करना अंकल, प्लीज। अरे 700 रुपये कर दो ना अंकल, प्लीज। सिर्फ 100 रुपये कम है अंकल, प्लीज प्लीज कर दो ना अंकल, प्लीज। सर, केशव का साड़ी खरीदना, औरतों वाली मैगजीन पढ़ना और उसके दोस्त मोहित का भी बयान है कि उसको किसी आंटी से प्यार हो गया था। लेकिन वो औरत है कौन तिवारी? सर, उसके स्कूल में कोई लेडी टीचर नहीं है और नई ट्यूशन क्लास में, और उसके कॉल रिकॉर्ड से भी साफ पता नहीं चल पा रहा है कि कोई औरत है उसकी जिंदगी में। हो सकता है घर के आसपास की कोई औरत हो जिसे फोन करने की जरूरत ही ना पड़ती हो। फिर वही बात, मैंने आपको कहा ना मेरा केशव ऐसा नहीं है। हम कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहे हैं, जो नजर आ रहा है उसी के आधार पर पूछताछ कर रहे हैं। आपको किसी औरत पे शक है? किसी औरत से बातचीत करता था वो? सब मैं बताती हूँ ना सर। हमारी बगल वाली एक औरत है, पूजा। मैंने केशव को 2-3 बार उसके साथ आते जाते हुए देखा है। सुमित्रा, ये अब क्या करे सर, पति को छोड़ दिया है उसने, अब यही सब करेगी ना वो। आंखों देखी कह रही हूँ मैं। कहाँ रहती है पूजा? बस यही 4 मकान छोड़ के। भैया पैसे। केशव एक दिन मेरे घर सामान लेकर के आ गया, इतना उसकी चाची ने देख लिया और आप सब इतनी सी बात से मेरे से पूछताछ कर रहे हैं। एक 16 साल का जवान लड़का गायब हुआ है, पूछताछ तो सबसे होगी, और खास करके उनसे जो उसे जानते हैं। ये अच्छा है, आपने उसकी चाची से ये नहीं पूछा कि उसने मेरा नाम क्यों लिया। मैं बताती हूँ, मैंने अपने पति को छोड़ दिया, तलाक ले लिया उससे और अकेले रहती हूँ, इतना काफी है। पति को छोड़ देने वाली औरत अच्छी कैसे हो सकती है? यहाँ तो लो नेक का ब्लाउज या स्लीवलेस पहन लो तो लोग ऐसे देखते जैसे औरत का चरित्र ही खराब हो। आप ये बताइए, आपका केशव के साथ रिश्ता कैसा था? पड़ोसी के बच्चे जैसा बस। आप उसकी चाची से क्यों नहीं पूछते? वो जो मोहल्ले में डॉली है, जो हर किसी के गले में हाथ डालती है, उसका क्या रिश्ता है केशव से? डॉली? कौन है डॉली? केशव उसको मौसी बुलाता है, पर वो मौसी, छी। 16 सितंबर की शाम 4 बजे के बाद आप कहाँ थी? साहब मैं घर पे थी। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मेरी पड़ोसी चौधराइन से पूछ लीजिए, मैं उससे गाजर का अचार बनाना सीख रही थी। ठीक है, आप जा सकती हैं। तिवारी, हो सकता है पूजा सच बोल रही हो, फिर भी नजर रखना इस पर। सर, अरे साहब, हंसी मजाक करना हमारी आदत है। क्या है ना, गली की हर बिकाऊ चीज की ऑनलाइन सेल्स गले हम। मतलब? अरे साहब, वो होता है ना ऑनलाइन सर्विस, पुराना माल बेचना, किसी का भी सामान बिकवाना हो, घर बिकवाना हो, गाड़ी बिकवाना हो, तो हम सौदा कर देते, कमीशन ले लेते। अब क्या है ना साहब, हमारे पति के पास कोई काम वाम तो है नहीं, उसे नौकरी से निकाल दिया है, तो साहब घर तो चलाना है ना। तो घर चलाने के लिए छोटे बच्चों से हंसी ठिठोली करती हो? अरे साहब, गली का हर बच्चा हमको देख के तो जवान होता है, तो इसमें हमारा क्या कसूर? केशव तुमसे मिलने तुम्हारे घर पे आता था? हाँ साहब, बहुत ही अच्छा लड़का है। अब घर में कभी इस्त्री खराब हो जाए, टीवी खराब हो जाए, तो हम उसे बुला लेते थे,
कम पैसे हमारा काम हो जाता था, और वैसे भी रिपेयरिंग के मामले में उसका हाथ बहुत अच्छा है। चलो निकलो तुम लोग भी, माल पहुंच चुका है। सर, मोहल्ले में जिससे भी पूछो डॉली के बारे में अजीब बात करता है, जैसे वो कोई तमाशा हो। हर किसी से मजाक करना, कोई शर्म कोई संकोच कुछ नहीं। सर, केशव अभी 16 साल का हुआ है, हो सकता है अट्रैक्ट हो गया हो, और इस उम्र में बहक जाना आसान होता है सर। अगर मान लें तिवारी की डॉली ने ऐसा किया तो उसका केशव के गायब होने से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डॉली के पति को पता चल गया हो केशव के बारे में? लेके आओ डॉली के पति को। हाँ, जलन होती थी केशव को देख के, नफरत करता था मैं उससे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे कुछ कर दूं। फूटे कुएं वाली गली में बहुत चर्चे हैं तुम्हारी बीवी के। अब मैं किसी की जुबान तो नहीं पकड़ सकता ना। मर्द हो, जलन तो होती होगी। क्या करूंगा जल के, कुछ काम तो है नहीं, वही कमाती है। मजबूर हो, ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन हमारी गली के लोग साले सब ऐसे ही हैं। मेरी बीवी घुल मिल के रहती है, खुल के हंसती है, तो जलते हैं सब। ये क्या बात हुई? आप इन्हें क्यों उठा के लेकर आ गए? इन्होंने क्या किया है? आप बिना सबूत के किसी को उठा लेंगे क्या? शक की बिना पर लेके आए हैं। फिलहाल सबूत तो नहीं है, इसलिए जा सकते हैं आप। चलो यहां से। तिवारी, मुझे ऐसा लगता है हमने सारी कड़ियों को ठीक से जोड़ा नहीं है। कुछ तो है जो हमसे छूट गया है। एक काम करो, सारे सबूतों को एक बार फिर से देखो, पता करो हमसे क्या छूटा है। सर, केशव के कमरे से जो मैगजीन हमें मिली थी, इसे एक बार फिर मैंने गौर से देखा। क्या पता चला? ये देखिए सर, इस पे अग्रवाल बुक स्टोर का स्टैंप है। पता करो। हाँ सर, ये वही मैगजीन है जो मेरे यहाँ से संध्या गुलाटी के यहाँ हर महीने जाती है, जो फूटे कुएं वाली गली में रहती है। संध्या भाभी, आपने केशव को देखा? नहीं, क्यों, क्या हुआ? जी, हमें संध्या गुलाटी से बात करनी है। जी, संध्या तो मायके गई है मेरी बेटी श्रुति के साथ। मैं उसका हस्बैंड हूँ, धीरज गुलाटी। कहिए, क्या काम है? केशव को जानते हैं? 16 साल का लड़का है, आपके मोहल्ले में रहता है। हाँ, मेरे घर आता है टीवी रिपेयरिंग के लिए, और भी जगह जाता है रिपेयरिंग के लिए, पर 2 हफ्ते ट्राई किया, टीवी ठीक नहीं हुआ। हमें केशव के पास एक मैगजीन मिली है जो आपकी पत्नी दुकान से लेती थी। शक्ल से तो शरीफ लगता था, चोरी भी करता था। कुछ और मिला उसके पास? मेरी बीवी संध्या और बेटी श्रुति। आपकी पत्नी मायके कब गई? जी, 16 सितंबर को रात 9 बजे। क्यों? केशव भी 16 सितंबर को ही गायब हुआ था। वो अपने घर से निकला शाम को 4 बजे और संध्या निकली रात को 9 बजे। धीरज ने संध्या के मायके का जो नंबर दिया है, वहाँ फ़ोन करके पता करो कि वो मायके पहुंची भी कि नहीं। अब मुझे लगने लगा है तिवारी कि केशव के गायब होने का संध्या के मायके जाने से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। सर, आपका शक एकदम सही निकला। संध्या और उसकी बेटी मायके पहुंची ही नहीं, और उसके मायके वालों को भी नहीं पता था कि वो घर आने वाली है। लेकिन अगर ऐसा है तो धीरज को कैसे नहीं पता कि उसकी बीवी अभी तक मायके पहुंची ही नहीं? कहीं वो केशव के साथ भाग तो नहीं गई? और अगर भागी है तो उसके पति ने अभी तक कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? हमारा तो एक मामूली सा झगड़ा हुआ था और गुस्से में घर छोड़कर चली गई। मैंने सोचा कि 2-3 दिन में लौट आएगी, इसलिए मैंने उसके मायके फ़ोन करके कंफर्म भी नहीं किया कि वो वहाँ पहुँची कि नहीं पहुँची। लेकिन सर, अगर वो वहाँ नहीं गई तो फिर कहाँ चली गई सर? मेरी बच्ची श्रुति भी उसके साथ है सर। उसे ढूंढिए सर, प्लीज उसे ढूंढिए सर। अंदर से बॉक्स मिला है, रॉयल कलेक्शन। अंकल, ये साड़ी कितने की है? ये 800 की। सर, ये तो वही साड़ी है जो केशव ने खरीदी थी। अब इसमें कोई शक नहीं तिवारी कि केशव के गायब होने में संध्या का भी हाथ है। सर, अगर हम ये मान लेते हैं कि केशव और संध्या दोनों साथ में भागे, तो केशव का फोन बंद हुआ 4:30 बजे और संध्या घर से निकली 9 बजे।
तो फिर बीच में 4-5 घंटे केशव था कहाँ? हो सकता है तिवारी कि प्लानिंग ही ऐसी की हो, क्योंकि दोनों अगर एक साथ निकलते तो गली में कोई ना कोई देख लेता। लेकिन सर अगर इन दोनों के बीच में वाकई में कुछ था तो कभी भी गली में किसी ने कुछ नहीं देखा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक काम करो तिवारी, संध्या की नौकरानी को थाने बुलाओ। साहब, मालिक मालकिन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। चश्मा कहाँ है मेरा? चश्मा ढूंढ रहा इतनी देर से, चश्मा कहाँ है? तो कहाँ है मेरा चश्मा? मैं परेशान हो गया ढूंढ ढूंढ के। मैं ढूंढ देती हूँ, चाय तो पी लीजिए। अरे क्या चाय पी लूं? क्या कोई काम ढंग से करती नहीं हो, कोई चीज ढूंढो वक्त मिलती नहीं है, क्या करती क्या तुम सारा दिन? हर बात पर उनका अपमान करते थे। केशव का आना जाना था घर में? हाँ साहब, मालकिन उससे बहुत बातें किया करती थी। केशव, आओ चाय पी लो। आपके हाथ की चाय ना बहुत अच्छी लगती है। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अगर ना आपको दुनिया के किसी एक ऐसी जगह में जाना हो जहाँ पे आप बहुत खुश रहो, तो वो कौन सी जगह होगी? नदी किनारे, जहाँ मेरा अपना एक घर होगा और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ एकांत। अगर आप वहाँ पे अकेले रहोगे और आपका टीवी खराब हो गया ना, तो मुझे ही आपका टीवी ठीक करने आना पड़ेगा। केशव के अलावा कोई और आता था कभी? नहीं साहब, कोई और तो नहीं आता था, पर हाँ एक बार केशव का एक दोस्त आया था। कौन? क्या नाम था? साहब, हाँ मोहित नाम था उसका। मोहित? हाँ साहब। इसका मतलब मोहित ने हमसे ये बात छुपाई? मैं डर गया था सर, हिम्मत ही नहीं हुई। हाँ मैं जानता हूँ वो आंटी कौन है। केशव, तू 16-17 साल का और वो आंटी तुझसे उम्र में डबल है, तो कहीं पागल तो नहीं हो गया? ये मुझे ना वो बहुत अच्छी लगती है। पर यार अपनी कोचिंग क्लासेस, स्कूल में भी तो लड़कियां हैं यार, उनको पटा लिए। अरे यार उनमें ना वो बात नहीं है जो ना संध्या में। अब मैं इन लड़कियों से बात करूँ तो बड़ा बोर लगता है, संध्या से बात करूँ तो बहुत अच्छा लगता है। उनकी आंखों में देखता हूँ ना तो मेरे दिल को ना कुछ हो जाता है यार। वो ना बहुत दुखी रहती है और मैं ना उनको दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। सारा मोहल्ला बात कर रहा है, मैं तो कहती हूँ उसे घर से निकाल ही दो, नहीं तो कल को हमारी भी थुथु होगी। मम्मी चुप रहो ना, हमेशा यही करती रहती है। पढ़ाई करनी, मुझे एग्जाम सर पे है। क्या करूं मैं क्या सुमित्रा, मतलब चाहते हुए भी मैं। निकालना चाहते हैं मुझे? अब जानती है कि क्या कुछ नहीं किया मैंने केशव के लिए, पर उससे तो हमारी नाकें कटवा दी। सोचा भाई का लड़का है, जिम्मेदारी है मेरी, पर बर्बाद ही कर दिया उसने हमें। सर संध्या के फोन की लास्ट लोकेशन है पावली खास। पावली खास? हाँ सर। वो तो शहर से 2 किलोमीटर बाहर है, सुनसान जगह है। संध्या वहां क्या करने गई होगी? एक काम करो तिवारी, एक बार होके आओ, देखो कुछ पता चलता है क्या। सर आसपास के एरिया में सब जगह चेक करो, कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा। ओके सर। सर सर खोदो यहाँ पर। रुको रुको। सर ये आप क्या कह रहे हैं? वो मेरी जिंदगी थी। 16 सितंबर की रात से लेके 17 की सुबह तक आप कहाँ थे? सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं घर पे ही था और टीवी पर मैच देख रहा था, और मुझे परेशान करने की बजाय आप मेरी बेटी को ढूंढिए, वो पता नहीं किस हालत में होगी। सर प्लीज
प्लीज उसे ढूंढिए सर, प्लीज। तिवारी, इनकी बेटी श्रुति की फोटो हर तरफ सर्कुलेट करवा। सर पकड़ो इस सबको, पकड़ो, चलो इधर चेक करो। घबरा मत बेटा, चलो चलो। आ जाओ आ जाओ। यादव, इसकी बॉडी चेक करो। यादव, विक्टोरिया पार्क यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मतलब केशव पार्क में अपनी साइकिल छोड़ के यहाँ पर आया या फिर इसे लाया गया। एक काम करो, इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, केशव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 16 सितंबर की शाम 4 से 5 बजे के बीच हुई, जबकि संध्या की मौत रात 10 बजे। दोनों को मारने का तरीका भी अलग है। संध्या की मौत उसका गला घोंट के की गई तो केशव के सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया। तिवारी, हो सकता है इन दोनों का साथ भागने का प्लान हो और ये बात किसी को पता चल गई हो और उस किसी ने पहले केशव को मारा और फिर संध्या को। तो सर फिर उस बच्ची का क्या हुआ? सर बाकी सब बच्चों का तो एड्रेस ट्रेस हो चुका है, सिर्फ एक यही बच्ची का नहीं, और ये कुछ पता भी नहीं पा रही। बेटा, आप बता सकती हो आपका घर कहाँ है? ठीक है, हम सभी थानों में इसका फोटो सर्कुलेट करवाते हैं। तिवारी, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि केशव के केस में उसके घर का कोई सदस्य इन्वॉल्व है। एक काम करो, उसकी फैमिली के हर सदस्य के कॉल रिकॉर्ड निकालो। या तो उसके घर से कोई है या फिर संध्या का पति, क्योंकि दोनों के पास खून करने का मोटिव है। संध्या के पति को दोबारा बुलाओ। सर आप बेकार में एक बेगुनाह को परेशान कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं घर पे ही था। सर, मैंने केशव के घर वालों के सबके कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। उत्कर्ष के कॉल रिकॉर्ड से एक बात पता चली है, केशव के गायब होने वाले दिन और उस दिन से एक दिन पहले भी उत्कर्ष की एक नंबर पे बार बार बात हुई है। 15 और 16 सितंबर को इस नंबर पे बहुत कॉल्स किए थे तुमने। किसका नंबर है ये? हमें मजबूर मत करो कि हम तुमसे जवाब निकलवाएं। अपने आप बता दो। श्याम 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 नाम है उसका। वो पेपर्स देने वाले थे, केशव के परीक्षक। एग्जाम के पेपर बेचता है? देख, एक लड़के की मौत हो चुकी है। अगर इसमें तेरा कोई कनेक्शन निकला ना तो समझ ले कितने साल जेल में सड़ेगा तू। बोल। नहीं साहब, मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी, मैं तो खाली पेपर बेच रहा था। उसी से थोड़े पैसे बना लेता और अपने परिवार का पेट भरता। मैंने इसमें कोई हाथ नहीं, सच बोल रहा था। फेल तो नहीं होने देता ना सर। मैं कैसे उसे मैं क्या करता? यही चाहता था बस पास हो जाए वो। यहाँ मैंने पेपर्स का इंतजाम किया और वहाँ वो गायब हो गया। पेपर्स पहुँचा ही नहीं पाया सर मैं उससे। अगर अपने भतीजे के रिजल्ट की इतनी चिंता थी तो उससे बात करनी चाहिए थी, उसे समझाना चाहिए था। तुमने तरीका ही गलत चुना। सर, एक मिनट। आदर्श नगर पुलिस स्टेशन से एक फोटो आई है, श्रुति से मैच करती है। कंफर्म करो, अगर श्रुति है तो यहाँ बुलवा लो। सर। क्या श्रुति मिल गई? हाँ, मैं अभी आ रहा हूं बस। सर, धीरज तो गायब हो गया है। उसका फोन सर्वेलेंस पे डालो, लास्ट लोकेशन पता करो। हमें वो आदमी जल्द से जल्द चाहिए। सर। मैं और मम्मी नानी के घर जा रहे थे। रास्ते में पापा आए और
बहुत गुस्से में था मैं, इसलिए मैंने जानबूझकर अपना फोन बंद किया ताकि किसी को पता ना चले। पर वो तो मायके जा रही थी और तुम उसे वैसे ही पसंद नहीं करते थे। मैं उसे जितनी नफरत करता था उतना ही प्यार भी करता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। और फिर केशव का घर आने जाना बढ़ गया, और जिस दिन केशव घर से गायब हुआ उसी दिन रात को संध्या भी मायके जाने वाली थी। मैं समझ गया कि दोनों एक साथ भागने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए संध्या जब घर से निकली तो मैंने उसका पीछा किया। संध्या इधर आओ जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन बेटा हम जरा अभी आते हैं। चलो चलो। अरे आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अरे आओ ना, मैं बताता हूँ, इधर आओ जाओ। अरे लेकिन आप कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? पहले तू बता कि तू कहाँ जा रही है? हाँ? और कहाँ है वो केशव? उसी साथ भाग रही है तू? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? जब देखो तब मेरा अपमान करते रहते हैं और ऊपर से मुझसे ऊटपटांग बातें कर रहे हैं। मैं क्या पागल हूँ जो 16 साल के लड़के के साथ भागूंगी? मैं आपसे तंग होकर अपने मायके जा रही हूँ। झूठ बोल रही है तू। पहले बता कहाँ मिलने जा रही है उससे? छोड़िए मुझे और जाने दीजिए। मुझे छोड़ के जाएगी तू? मुझे छोड़ के? हाँ जाऊंगी, बताइए क्या कर लेंगे आप? मैं आज तुझे सीधा ऊपर ही भेज देता हूँ। हटो यहाँ से। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए। मैं डर गया और श्रुति को वहीं छोड़ के चला गया। मुझे लगा था कि लाश कभी किसी को मिलेगी ही नहीं। संध्या सच कह रही थी धीरज, उसका केशव के साथ कोई रिश्ता नहीं था। वो नासमझ बच्चा केशव अपनी कल्पना की दुनिया में खोया होगा। उसे कैसे मारा? नहीं सर, मैंने केशव को नहीं मारा है। तिवारी, मुझे लगता है धीरज सच बोल रहा है, लेकिन फिर केशव को मारा किसने? मैंने नहीं दिए किसी को पेपर्स। अब सारे पेपर्स यहीं पे इस ड्रॉर में, ये देखिए। अरे पेपर्स तो मैंने यहीं पर रखे थे। अगर आपके अलावा कोई जानता ही नहीं था कि पेपर्स यहां रखे हैं तो लेके कौन जाएगा? आपसे लगता है ठीक से सवाल जवाब किए नहीं हमने। चलिए हमारे साथ। अरे अरे ऐसे कैसे आप इन्हें लेके जा सकते हैं? इन्होंने कुछ नहीं किया। घंटे भर में पता चल जाएगा इन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। तिवारी सर, इन्होंने पेपर्स नहीं दिए। तो फिर किसने दिए? हाँ, मैंने पेपर्स चुराए थे क्योंकि मैंने पापा को उस आदमी को पैसे देते हुए देख लिया था। पेपर्स चुराए थे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन केशव को जान से क्यों मारा? तुम्हारा भाई था वो। और मैं क्या करती सर? पापा को बस हर वक्त केशव के रिजल्ट की चिंता लगी रहती थी। मैं भी पढ़ाई में अच्छी थी, मुझे भी IIT में जाना था, पर मैं लड़की हूँ इसलिए मुझे कोई सुविधा नहीं हुई। और मम्मी भी बस दिन रात एक ही रट लगाए रहती थी, शादी तो करनी है, शादी तो करनी है, पढ़ लिख कर क्या करोगे? और पापा, उनके भाई क्या गुजर गए, उनके लिए तो केशव ही सब कुछ हो गया। जलन स्वाभाविक है, पर जान से मारना? और केशव तो पढ़ाई में पिछड़ रहा था, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। वो अगर फेल भी हो जाता तो पापा को उसी की चिंता लगी रहती। उसके लिए पेपर्स, और मेरे लिए क्या? 3 लाख रुपए दिए उन पेपर्स के लिए। इतने में तो हमारा एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में हो जाता। मैं देख रही थी पापा अपना सब कुछ उस केशव पर लुटा देंगे, इसलिए मैंने उसे मारने का प्लान बनाया। मैंने केशव को कहा कि एक आदमी है जो एग्जाम के पेपर्स देने वाला है, तुम बस साथ चलो। बोल, तूने मुझे साइकिल छोड़ के क्यों बुलाया? अरे साइकिल कोई पहचान लेगा तो? चोरी छुपे काम कर रहे हैं। तू एक काम कर, अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दे। वो आदमी बस आता ही होगा, चल के पेपर्स ले लेता है। ऐसे तू मेरी मदद क्यों कर रही है? तो जलती है ना मुझसे। और देख, मुझसे कोई मजाक मत करना, ठीक है ना? अरे नहीं बाबा, पेपर्स मिलेंगे तो मेरे भी काम ही आएंगे, भरोसा रखा। और ये देख,
एक पेपर तो अभी मेरे पास ही है। पेपर तो असली लग रहे हैं। चल ठीक, एक बार देख लेते। चल। तब तक मैं उसका फोन स्विच ऑफ करवा चुकी थी। फिर मैं उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गई। तक वो आदमी आया क्यों नहीं? कब आएगा? हाँ, तू यहीं रुक, मैं देख के आती हूँ। आसपास ही होगा। मैंने जो किया मुझे उसका कोई पछतावा नहीं, क्योंकि मेरे फ्यूचर की चिंता किसी को भी नहीं थी। इसलिए मैंने मेरा फ्यूचर अपने हाथों में ही ले लिया। संध्या के खून के जुर्म में उसके पति धीरज को गिरफ्तार किया गया है और उस पर अपनी बेटी को बेसहारा छोड़ने का आरोप भी लगा है। दूसरी तरफ केशव की चचेरी बहन ऋतु को केशव की हत्या के लिए हिरासत में लिया गया है और उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। इस जुर्म का बीज तभी बो दिया गया था जब एक ही घर में बड़े हो रहे भाई बहन के बीच कंपटीशन का माहौल बना और फिर एक की सफलता को लेकर दूसरे के मन में ईर्ष्या का। किशोर अवस्था में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या बेहद स्वाभाविक है। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उन्हें अपनों का प्यार मिले, लेकिन एक के हिस्से में ज्यादा प्यार और तारीफ और दूसरे के हिस्से में जलन और घुटन हो तो दूसरे का गुस्सा होना भी स्वाभाविक है। ये बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को एक सा प्यार दें, सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित तो करें ही, लेकिन उन्हें यह भी समझाएं कि वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं हैं। ऋतु भी उतनी ही अच्छी स्टूडेंट थी जितना कि केशव। उसे तो पता ही नहीं था कि केशव के मन में क्या चल रहा है और उनके परिवार के लोगों को दोनों बच्चों की मानसिक अवस्था का, उनके मन में उठते सवालों का अंदाजा ही नहीं था। एक के कदम बढ़े जुर्म की तरफ और दूसरा हुआ उस जुर्म का शिकार। यह बेहद जरूरी है कि हम बच्चों के प्रति संवेदनशील रहें, खासकर 12 से 16 साल की उम्र के बच्चों के प्रति। और याद करें कि जब हम उम्र की उस दहलीज पर थे तब हमारे मन में कैसे सवाल उठते थे, कैसे सपने थे हमारे, और कैसे तब हमारे बड़ों ने हमें समझा ही नहीं था। लेकिन हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि आज वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। आज के जमाने का 16 साल का लड़का या लड़की पिछली जनरेशन से ज्यादा अवेयर है और ज्यादा क्यूरियस भी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।